मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज हाजिर हूँ हमराही का एक और एपिसोड लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं श्रोताओं, इस प्रोग्राम में हम देश के अलग अलग हिस्सों में समाज की स्थितियों को, परिस्थितियों को जानने समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हमारे दिव्यांग साथियों को आने वाली समस्याओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते ही हैं, दिव्यांग जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जब बारी आती है उनके विवाह की, तो फिर उस समय उनको समाज का सपोर्ट, सहयोग, परिवार का समर्थन आम तौर पर नहीं मिल पाता है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां मिल जाता है, लेकिन अधिकांश मामलों में हमारे दिव्यांग साथियों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, समाज का, परिवार का उतना सहयोग नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तो आज रेडियो मधुबन का ये कारवा आ गया है ओडिशा में। जी हाँ, आप सबने ठीक सुना, ओडिशा। और ओडिशा का एक सीमावर्ती जिला है कोरापुट। कोरापुट से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और उनके साथ उनकी श्रीमती जी नीलिमा दास। तो रेडियो मधुबन की ओर से प्रोफेसर साहब आपका और मैडम आपका, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। जी, तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। हम कामाक्षी सर कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी धन्यवाद जी। मैं पहले जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और मधुबन माध्यम से मेरा जो वॉइस आपके पास पहुँच रहा है जी, इसलिए मैं आभारी हूँ जी। मैं कामाक्षी प्रसाद दास जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री गवर्नमेंट जी। मेरा उम्र आज 56 है। अच्छा, 56 वर्ष हुआ मुझे अभी। जी 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 जी। और मैं कोरापुट का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो रायगढ़। आपके आसपास एक शहर है रायगढ़। रायगढ़ रायगढ़ जी। मेरा पिता का नाम लेट रामचंद्र दास जी और माता मंजुला देवी है जी। उनका बड़ा पुत्र हूँ जी। जब मैंने 7 वर्ष था, मेरा आँखें चले गए जी। आई लॉस्ट माई विजन। जब आप 7 इयर्स के थे तो आपकी आंखों की रोशनी चली गई, राइट? सो आई लॉस्ट माई विजन ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर। ओके। 7 वर्ष तक मैंने पढ़ाई भी करता था। यस। क्लास 4 में पढ़ाई करता था उस वक्त मैंने। ओके। एंड ऑल ऑफ सडन आई गॉट माई ट्यूमर ऑपरेशन। Then I lost my vision due to brain tumor. Then I studied in a blind school near Barampur. Barampur, there was a school, new school. So I started my career there. Okay. I came first division in metropolitan. Then I qualified myself in PCB college, one of the established college of Odisha. Okay. So I qualified myself. I passed graduation from that college. Okay. Then I qualified myself in Bani Bihar University. उत्कल यूनिवर्सिटी आपको सुना होगा। Yes. So I passed post graduation at university and also qualified myself from Pune in Sanskrit. संस्कृत में मैंने भगवत गीता कल्चर किया। भगवत गीता में 18 चैप्टर को मैंने बाइहट किया और प्रवचन भी देता हूँ अभी। अच्छा, वेरी नाइस। और उसके बाद वो जो प्रवचन
मैंने स्टार्ट किया वो प्रवचन में 83 में स्टार्ट किया। ओके 83 से आज तक मैं प्रवचन भी देता हूँ जी। वो जो इंग्लिश में और में। मतलब ये है कि उस वक्त मैंने एक स्कूल भी बनाया था, ब्लाइंड स्कूल, स्कूल फॉर द ब्लाइंड। ओके एंड द स्कूल वाज ओपन बाय मी ओनली एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years। ओके उस स्कूल में एंड देन आई गॉट क्वालिफाइड इन ओपीएस एग्जामिनेशन। उड़ीसा का एग्जामिनेशन है ओपीएस एग्जामिनेशन। उस वक्त मेरा मैरिज हो गया था। ओके उस वक्त मेरा मैरिज हो गया था जब मुझे जॉब मिला और अभी हमारा मैरिज को 30 years हो गया। ओके मैरिज भी जान पहचान गर्ल के साथ हुआ। मेरा वाइफ का नाम नीलिमा दास है। अभी मेरा 2 बच्चा है भी। वो बच्चे पब्लिश्ड है। मेरा बेटा है वो बेंगलोर में इंजीनियर है। वेरी नाइस। और बेटी वो हैदराबाद में रहती, वो भी इंजीनियर है। ओके दोनों इंजीनियर है। ओके और अभी वो पढ़ाता हूँ लोगों बच्चों को जी। मैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों को बच्चों लोगों को क्वेश्चन आंसर भेजते हैं उड़िया में ट्रांसलेट करके। ओके जो यूपीएससी ओपीएससी के क्वेश्चन आंसर भेजते हैं हम लोग। और भगवत गीता का प्रवचन भी रोज सुबह आता है। वो मेरा वाइफ मुझे साथ देती है वो बोलने के लिए। सुबह रोज रेडियो पे आता है आजीवन चिंता 90.4 FM में आता है वो। ओके एंड माय कोर्सेस भी 90.4 FM में उड़िया में आता है। ओके जो मैंने पढ़ाया जो भी कोर्सेस है हम रेडियो पे डाल देते हैं और रेडियो पे कोर्स आता है। मेरा मैरिज के वक्त मैं स्टूडेंट था। मेरा मतलब मैं एक कोचिंग चला रहा था उस वक्त। ओके वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जी उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो खुला था मैंने जी। और फिलहाल मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ जी। मेरा मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को हम लोग क्वेश्चन सप्लाई करता हूँ। अच्छा जैसा कि जी ओपीएससी का क्वेश्चंस उड़िया में ट्रांसलेट करा के जी। वो यूट्यूब में डालते हैं हम लोग। ओके हमारा यूट्यूब का साइट है लेट्स नो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास। ओके और हमारा जो कोर्सेस रेडियो सुरभि पे भी आता है। ओके रेडियो सुरभि 90.4 एंड गीता का प्रवचन भी मैं देता हूँ 1983 से गीता का प्रवचन मैं देता हूँ। ओके वो प्रवचन भी रेडियो सुरभि पे सुबह रोज आता है। वो प्रोग्राम का नाम है आजीर अनुचिंता। ओके ओके मैं गीता का श्लोक रिसाइटेशन करता हूँ और मेरा वाइफ उसको ट्रांसलेशन करती है। ऐसा एक प्रोग्राम भी हमारा चलता है उड़ीसा में। वेरी नाइस। बहुत सारे काम प्रोफेसर साहब आप कर रहे हैं और वही कोरापुट में आप मैं तो बुक्स भी लिखता हूँ। अच्छा जी जी। यू आर राइटर ऑल्सो? यस आई हैव रिटन 18 बुक्स ऑल्सो। ओह 18 बुक्स आई हैव रिटन। ओके मतलब है कि मेरा 2001 में जो पुस्तक निकला वो जीवन तत्व। जी। जीवन तत्व में मैं सारा जीवन का फिलोसफी डाल दिया। वेरी वेरी गुड। ब्लाइंड लोग क्या करना चाहिए और वो कैसा उनका अभिमान को बचाना चाहिए। अच्छा तो जी। आई पुट देयर वी शुड हैव अभिमान एंड शुड लीव अभिमान बिकॉज आई वांट टू स्ट्रेस जी at a point that one should keep his house lighted. One should keep his house lighted before greeting the guest. जी। इसलिए मैं एक स्टंजा सेटअप किया। घर में अगर अंधकार हो मेहमान कहाँ से आए। तो आपने सर जो बुक्स लिखी हैं वो सारी जी। डिसेबिलिटी फील्ड से रिलेटेड हैं? उसमें आपके हिस्ट्री की भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, सब तरह की हैं? हाँ जी सब तरह का। ओके ओके। हिस्ट्री का बुक मेरा जो है वो अभी चल रहा है उड़ीसा में। और स्पिरिचुअल बुक आत्मदर्शन वो इंग्लिश में है। ओके। जीवन तत्व हिंदी में है और आत्मदर्पण ओरिया का फिलोसॉफिकल बुक है। तो ये सर ब्रेल में का कविता ये ब्रेल में करवाई आपने ये बुक्स? नहीं जी ब्रेल में नहीं करवाया क्योंकि ब्रेल में तो हमारा फैसिलिटी नहीं है जी। वो सब साइटेड में है पब्लिश किया हम लोग। ओके ओके ओके। और ऑनलाइन में भी मेरा 4 बुक चल रहा है ऑनलाइन में। ओके। जैसा कि लेट्स नो हिस्ट्री ऑनलाइन में चल रहा है, एक्सप्लोर योरसेल्फ ऑनलाइन में चल रहा है, ए रीथो टू लाइफ ऑनलाइन में चल रहा है
ओके। सो इधर मैं ऑनलाइन बुक्स गूगल पेज पे आता है वो बुक्स, जी जी जी। वो सारे के सारे काम में मेरा वाइफ मुझे साथ देती है। ओके। और तो मेरा पास सर यहाँ पर 2000 टाइप हम चाहेंगे सर यहाँ पर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं जी। को मैम भी अपने बारे में अगर बताएं हाँ जी क्या होगा, थोड़ा सा मैडम हमारे श्रोताओं को। जी संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। रेडियो मधुबन प्रोग्राम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी मैं नीलिमा दास, प्रोफेसर केपी दास जी का धर्मपत्नी हूँ। जी। मैं कोरापुट साबर क्षेत्र में रहती हूँ। कोरापुट उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है। जी 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 जी। सिंस लास्ट 30 years हम लोग यहाँ रहते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। हाँ। तो मैम आप जॉब करते हैं या आप हाउस वाइफ ही हैं? ना मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके। सार्क जो पब्लिकेशन है ना, जो बुक्स लिखा हुआ है ना, वो सब काम कर रही हूँ मैं। मेरा एक छोटा सा संसार है। मेरा संसार में मेरा हस्बैंड और मेरा 2 बच्चे हैं। क्या बात है, वेरी ओके। नाइस। अरे आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। मेरा बेटा दोनों इंजीनियर हैं और मेरे हस्बैंड कोरापुट गवर्नमेंट कॉलेज का टेक्स्ट प्रोफेसर है। ओके, थैंक यू। ओके। तो आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं मैम। थोड़ा थोड़ा नहीं ठीक है, वेरी नाइस। कार बोलेंगे अभी। जी जी जी। प्रोफेसर साहब, सीधे सीधे मैं हमारे जो प्रोग्राम का उद्देश्य है, जो नाम है, उसी पर आता हूँ। जी जी। आपकी सर रोशनी चली गई जब आप 7 years के थे, फिर आपने पढ़ाई की सारी, और हाँ जी जब आप खुद स्टूडेंट थे तब आपको मैम हाँ जी मिल गए, यानी आपकी शादी हो गई नीलिमा मैम से। तो उस जमाने में सर कोई दिक्कत नहीं आई आपको? आपके शादी के समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई? क्योंकि आमतौर पर हाँ ऐसे जो हमारे साथी जो देख नहीं पाते हैं, उन्हें जी, जी। थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा आप अपने जीवन के बारे में बताएं। जी। मेरा मतलब है कि जब मैंने स्टूडेंट था, वो नीलिमा मैम मेरा पड़ोसी थे। ओके। हम एक दूसरे को काफी अच्छा से जानते थे। अच्छा। और मेरा जो कैरियर था, जी। मेरा जो कैरियर था और मेरे घर वाले से उनका परिचय बहुत पहले से हुआ था। ओके। और हम दोनों जी एक दूसरे को जानने के बाद हम डिसाइड कर लिया कि हम मैरिज करेंगे और दुनिया को एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। जी। और हमारा मैरिज हो गया। हमारे पिताजी भी हमको सपोर्ट दिए। पिताजी बोले जी कि जब ना मिलने से भी हम मैरिज करेंगे, और मैरिज हो गया। देन वी स्टार्टेड ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मैं आफ्टर मैरिज मैरिज आफ्टर मैरिज देन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो अच्छा से चलाया हम लोग। जी। उस वक्त मैंने परीक्षा भी दी, पीएससी का परीक्षा दी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। सो मैं क्वालिफाई भी कर लिया। वेरी नाइस। उसके बाद मेरा जो जीवन का पथ बदल गया। अच्छा। उस वक्त मैंने एक राइटर भी बन गया था। छोटा छोटा बुक्स लिख लिया मैंने उस वक्त। देन आई जॉइंड एज ए प्रोफेसर। देन आई स्टार्टेड राइटिंग कोर्स बुक्स एंड आई वाज आल्सो ए गुड स्पीकर बाय दैट टाइम। टीवी पे और रेडियो पे मेरा टॉक्स आता है। उस वक्त भी आता था वो टॉक्स, जैसा भी फिलोसॉफिकल टॉक्स, वो सब सुन के मेरा मैडम काफी इम्प्रेस हुए थे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नीलिमा मैडम आपकी एक्टिविटीज को देख करके आपसे इम्प्रेस हुए। जी 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 एकदम बिल्कुल। तो मतलब सर, उस समय आपकी फैमिली ने आपके लिए मतलब कभी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था या नहीं? उस समय तो कुछ नहीं सोचा था आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने? वो सोचे थे क्योंकि मैं तो एल्डर सन था फैमिली का। हाँ, मेरा पहले बड़े लड़के की शादी होना जरूरी माना जाता है हमारे यहाँ। होना जरूरी है जी। मेरा था और 3 भाई हैं जो कि अब वो भी काम करते हैं। मेरा सेकंड दूसरा वाला ब्रदर वो डायरेक्टर है, तीसरा वाला वो IAS ऑफिसर है जी, और चौथा वाला वो साइंटिस्ट है। सो उनका भी शादी होनी थी, इसलिए मेरा पिताजी सोचे कि पहला मेरा साथी होना चाहिए।
जी जी इसीलिए जी। मैं एक लड़की ढूंढा और हमारे लिए एक जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा मैरिज हो गया। आपने तो ढूंढ लिया, वो सब ठीक है, लेकिन उनको मौका मतलब मिला नहीं ढूंढने का, या उनके ढूंढने से पहले ही आपने ढूंढ लिया? लड़की तो मेरा पिताजी भी सिलेक्ट किए। पिताजी सिलेक्ट करके मुझे बोले कि मैं एक लड़की को कर लिया, आप मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, वो इन्हीं के लिए कहा, नीलिमा मैम के लिए कहा? हाँ, नीलिमा मैम। बात ये है कि नीलिमा जी मेरा पिताजी का फ्रेंड का भांजी है। भांजी मतलब समझते ना आप? हाँ, या आई नो, यस नेफ्यू, नीस है। यस यस यस। उन लोगों भी एक दूसरे को जान पहचान थे उस वक्त। ओके, तो सो उन लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आया एक्टिविटी को देख के लिए। तो आपके पिताजी ने नीलिमा जी को पसंद किया और नीलिमा जी ने आपको पसंद किया? जी जी। अच्छा सो अच्छा, तो मैरिज हो गया। मैरिज तो भाई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं कि भाई ब्लाइंड है या समाज एक नहीं है, या ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई उस समय? अभी तक तो भाई कोई नहीं है उस समय मेरा पास जो व्हेन यू गॉट मैरिड, जब आपकी शादी हुई? यस, व्हेन आई गॉट मैरिड, गांव लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, वही जानना चाह रहे थे हम कि वो प्रोटेस्ट करने की का रीजन क्या था, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे और कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? रीजन ये था कि वो क्या करेंगे, कैसा वो संसार को चलाएंगे और कैसे वो लोग जी सकते हैं। उसको जॉब नहीं है अभी तक, so without job how can they pull their life? So these were the questions, but I took a challenge and we both took challenge. Okay. And we started our life. When I got married, I remained with my parents for 2 years. Then I shifted to कोरापुट में हम हमारा संसार को शुरू किया जी। In 1992 से हम कोरापुट में रहते हैं। Okay. अभी तक। Okay. और we got many more support from society due to my quality and caliber only. I have got many students. तो उन लोगों के विरोध की वजह से भी आपने आपका नेटिव प्लेस को छोड़ा, या फिर जॉब यहाँ लगने की वजह से छोड़ा आपने? जॉब लगने के बाद छोड़ा। अच्छा, जॉब लगने के बाद छोड़ा। नेटिव प्लेस में तो कोचिंग चलाया रहता मैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपने सारी सिचुएशन को फेस किया? यस, फेस तो किया, लेकिन we did not care for any situation. So I am a self-made person, as you know, because writing 18 books is not a matter of joke for a blind student. You know, writing a single line for a blind student on the computer is very difficult. And also, interesting बात यह है कि I have covered whole India with नीलिमा जी। Full India का टूर में कर लिया नीलिमा जी के साथ, जैसे कि माउंट आबू से लेकर दिल्ली तक, चेन्नई से लेकर अगर कश्मीर तक, एंटायर इंडिया का हमने टूर भी कर लिया। नेपाल भी गए थे लास्ट 6 मंथ्स में। मार्च को हमारे काठमांडू कॉन्फ्रेंस था, नीलिमा जी के साथ हम नेपाल भी गए थे। और एलिफेंटा कैब में हम एक बार गए थे, वो जो सागर के किनारे। काठमांडू जो कॉन्फ्रेंस जो था वो किसी एनजीओ का था, आई थिंक, है ना? इंक्विस्ट एजुकेशन, वो जो मुंबई का जो एनईबी इंडिया का। तो नीलिमा मैम। हेलो जी नीलिमा मैम, तो जब आपने सर को पसंद किया, अच्छा, तो आपके फैमिली मेंबर इजीली मान गए कि भाई ठीक है कर लीजिए जैसा तुम्हें ठीक लगे, या नहीं उन्होंने मना किया, समझाया? मैं कह रही हूँ ना, इसलिए मान गई। पहले तो इच्छा नहीं करते थे पहले, बट हाँ एग्री है। अच्छा, फिर धीरे धीरे एग्री हो गए? एग्री हो गए। कैसे एग्री किया आपने उनको, मतलब कैसे मनाया आपने? कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है ना फैमिली मेंबर्स को। अच्छा, हाँ, वो भी जानते थे ना, इसलिए एग्री हो गए। क्योंकि उनके पास जो ज्ञान और बुद्धि है ना, मुझे अट्रैक्ट करता था। सबसे बड़ा बात है कि वो हमारा पड़ोसी थे, इसलिए हम एक दूसरे के बारे में जानते थे। अच्छा, तो प्रोफेसर सर,
बोलिए। आप थोड़ा सा बताएं कि नीलिमा मैम को किस किस तरह के चैलेंजेस उनको एज ए फीमेल उनको फेस करने पड़े फॉर सिलेक्टिंग यू। जी संजीव जी, देखिए नीलिमा जी सब चैलेंज को फेस किए। जैसे बताइए, जरा डिटेल में बताइए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया। जी। सोशल चैलेंजेस, ओके इकोनॉमिक चैलेंजेस, ओके then family challenges, Okay. social challenges. Socially, he was not allowed. First of all, ओके economically, he was passing through hardship, ओके and thirdly, family में उनका सपोर्ट भी नहीं मिला था वो मैरिज के लिए। स्टिल उनका जो मामा जी थे ना, वो जी। मामा जी मेरा टीचर थे। अच्छा। उनका मामा जी मुझे अच्छा से जानते थे जी। मैं क्या कर सकता हूँ, ओके। मेरे अंदर क्या है, मेरा अंदर क्या है, वो अच्छा से जानते थे। इसीलिए वो बोल्ड स्टेप ले लिए। वो बोले कि कामाक्षी के साथ हमारा भांजी को हम मैरिज जरूर कराएंगे। ओके। तो मैं ही पूछ रहा था He was the friend of, मैं ही पूछ रहा था कि नीलिमा मैम को भी रिश्ते तो आए होंगे ना आपसे पहले भी तो। हाँ रिश्ते तो आए होंगे, जी। लेकिन मेरा रिश्ता सबसे अच्छा था। मेरा रिश्ता सबसे अच्छा था क्योंकि ये तो वो सर तो मेरा एक्टिविटी के लिए। ये तो सर आप कह रहे हैं, लेकिन नीलिमा मैम के फैमिली मेंबर्स क्या कहते थे एट दैट टाइम? फैमिली मेंबर्स तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके वो कैसे लाइफ को पुलन करेंगे, वो कर सकते नहीं कर सकते, उनका जॉब नहीं है अभी, वो था वो प्रश्न। स्टिल नीलिमा जी बोले मैं अगर मैरिज करूंगा तो कामाक्षी जी के साथ ही करूंगा, अच्छा। क्योंकि मुझे उनका जो ज्ञान और बुद्धि और एक्टिविटी अट्रैक्ट करता है। तो मैडम को सर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला उनकी फैमिली में, नीलिमा मैम को? मामा का, मतलब उनका मामा? अंकल, मामा। ओके ओके। मामा। मामा, राइट राइट। बाकी मम्मी पापा भाई बहन वो एग्री नहीं कर रहे थे? उस वक्त मम्मी पापा नहीं थे उनका। अच्छा, इनके मम्मी पापा नहीं थे? नहीं थे उस अच्छा वक्त। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत मामा ही उसका केयर टेकर थे। अच्छा अच्छा। तो नीलिमा मैम सर कहाँ तक पढ़े हुए हैं? नीलिमा मैम तो अभी तक ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया और कंप्यूटर में उनका नॉलेज अच्छा है। वेरी गुड। क्योंकि वो आपके आने का वक्त, आपके बुक्स वगैरह सब टाइप कर लेते हैं वो कंप्यूटर में? जी जी, आने का बाद वो सीख लिया। ओके। मैरिज के बाद मैंने आपके सब कुछ सच्चाई, सिखाया। आपके सच्चे हमराही बन गए वो। जी जी जी। सब कुछ सिखाया मैंने। जैसे कि गाड़ी चलाना भी सिखाया। अरे वाह। तो फोर व्हीलर या फोर व्हीलर या टू व्हीलर सर? फोर व्हीलर कुछ के अभी स्टार्ट सीखते हैं वो। Okay. मेरा फोर व्हीलर है, एक ड्राइवर में रखता हूँ, रख लिया। हाँ। टू व्हीलर वो चलाती है, वेरी टू नाइस। व्हीलर चलाती है और फोर व्हीलर सीखेंगे अगर हो तो। अभी तो मेरा फोर व्हीलर ड्राइवर चलाता है। कंप्यूटर पे मेरा सब रिकॉर्डिंग वगैरह वो करते हैं। मेरा जो बुक का प्रूफ वो देखते हैं। मेरा पास टाइपिस्ट है, 2-4 टाइपिस्ट है मेरा अभी। और जो टाइप करने के बाद वो जो प्रूफ वगैरह वो देखते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह वो करते हैं और रिकॉर्डिंग करा के हम लोग को भेजते हैं, जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, रेडियो को भेजते हैं। वो रेडियो प्रोग्राम भी देती है। रेडियो प्रोग्राम भी जयपुर हमारा सेंटर उड़िया में, रेडियो सेंटर है उड़िया में। कामाक्षी सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम से ज्यादा बात हमारी हालांकि नहीं हो पा रही है, लेकिन कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आप दोनों की पसंद का कोई गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे तो वो बताएं जरा सर। वादा कर ले साजना, वो एक गीत है रफी और लता का। हाँ, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे। जी जी जी। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए सुनते हैं आप।
श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। और हमने आज अभी तक जाना है सर के जीवन के बारे में और सर की मैरिज कैसे हुई, कैसे उनको उनका हमराही मिला, ये सब अब हमने जाना है। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में अब हम कोशिश करेंगे जानने की कि वहां पर खासकर उड़ीसा में, जो कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ की बहुत ज्यादा जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं आ पाती है, तो हम वहां पर जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं, ऐसे साथी जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनकी वास्तव में स्थिति कैसी है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कामाकी सर जी, आपने थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और आपका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, तो काफी रिसर्च और ये सब आपने किया होगा। जी जी। उड़ीसा में आमतौर पर दृष्टिबाधितों की शादी को लेकर के क्या स्थिति है, मतलब ये बताएं जरा हमारे श्रोताओं को। दृष्टिबाधित की शादी के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। अगर आत्मज्ञान नहीं है, शादी नहीं हो सकता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो दिक्कत आती है ना सर, कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को, एक ब्लाइंड व्यक्ति को, एक विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए जी, फिलहाल हमको एवरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट ऑफ एक्सेप्ट, एडॉप्ट एंड एडजस्ट, मेरा 3 प्रिंसिपल है। सो उड़ीसा का जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ब्लाइंड लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्लाइंड पीपल, आफ्टर एक्सेप्टिंग वन कैन एडॉप्ट, एंड आफ्टर एडॉप्टिंग वन हैव टू एडजस्ट। लाइफ के साथ अगर एडजस्ट नहीं करना है तो मैरिज नहीं हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे सिचुएशन क्या है सर, ये बताएं आप। अभी जो हो सकता है या होने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपने भी काफी जी, सिचुएशन तो अभी भी काफी खराब है जी, क्रिटिकल है, क्रिटिकल। अभी भी मैरिज करने के लिए गर्ल्स या बॉयज को राइट चॉइस नहीं मिलता है। बस वही जानना चाह रहे थे हम सर, वही जानना। राइट चॉइस नहीं मिलता है जी। जो भी मिलता है वो काफी वर्ष का चॉइस मिलता है, खराब चॉइस मिलता है। इसीलिए मेरा मतलब ये कि जी, वो चॉइस जब हम लोग करते हैं मैरिज का, दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जी। अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा जी। और काफी समझदार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बाद जरूर मिलेगा। मेरा मतलब है कि मैं भी अभी जो रिसर्च किया उड़ीसा का डिफरेंट प्लेसेस में, बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज भी अभी अनमैरिड है। मैं भी जो मीटिंग को मैं जाता हूँ, मैं लोगों को वो मैसेज देता हूँ जे देखो, हम तो इस वक्त वो काम भी कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? आप भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू वट एवर आई एम डूइंग। जैसा कि मैं वही पूछना चाह रहा था सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने उड़ीसा में कितना विजिट किया, कितना लोगों को अवेयर किया, खासकर जो वीआई हमारे जो युवा साथी हैं उनको, कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि उन्हें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कितना मतलब प्रयास किया इसके लिए सर? हाँ, मेरा जो युवा साथी हूँ, आई विजिट एवरी पर्सन पर्सनली एंड काउंसलिंग ऑल्सो टू द पेरेंट्स वेरी ऑफन। अच्छा, वो पेरेंट्स को काउंसलिंग के बारे में कुछ सिचुएशन बदलती भी नजर आई आपको? लगा कुछ की परिवर्तन हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है? अभी तक तो अवेयरनेस 10% आई कैन सी। ओके, अवेयरनेस 10% आया। अभी अवेयरनेस बहुत, उसका जो रेशो है वो बहुत कम है। बहुत कम है। इसीलिए मैं माई सेल्फ इज माई एग्जाम्पल। लोगों को जब मैं जाता हूँ, जैसा कि स्वाभिमान की तरफ से मुझे अंजलि इंटेलेक्चुअल अवार्ड मिला 2016 को फॉर माई सोशल जॉब एंड फॉर माई अचीवमेंट्स, एंड हम दोनों को वो अवार्ड मिला था। उड़ीसा गवर्नमेंट के स्वाभिमान इंस्टीट्यूट है हमारा, स्वाभिमान जो स्मृति मैम का जी, और रेड क्रॉस का अवार्ड मुझे मिला था 99 में। वो जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं सारे एग्जाम्पल लेके जाता हूँ।
अगर हम लोग ये कर सकते हैं, क्यों ना आप लोग कर सकते हैं? मैं तो मेरा नीलिमा को बनाया ना, नीलिमा जी को बनाया, मैरिज के बाद बनाया, मैरिज बिफोर वो नहीं बनी थी। इसलिए जो भी ब्लाइंड लोग चाहते हैं मनोबल के साथ वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसका मनोबल चाहिए। उस समय सर जब 1990 में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अवेयरनेस भी इतनी नहीं थी, जी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा कि आपके पड़ोस में ही मैम थे, मिल गए आपको, और मामा जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, सब कुछ है जी। लेकिन सर सभी की किस्मत या सभी के लिए इतने प्लस पॉइंट्स अवेलेबल हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। So what should they do for that? They should excel themselves first. Okay. They should prove their ability. They should prove their ability, and the ability must reach to the people who like them. Okay. So the ability के साथ उनको जाना होगा, जी। and वो श्रद्धा मन में लाना होगा। श्रद्धा पर लभते ज्ञानम तत्पर संजतेन्द्रिय, गीता में भगवान बोलते हैं। एक क्वेश्चन सर मेरा जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं किसी जो यही लड़की है शायद वो मुझे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है, उसके साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं आपने? हाँ भाई, सोच लिया था मैंने भी। अच्छा, आपने भी सोचा था? जी, सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लड़की भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती मुझे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जी, दोनों किस्म के लड़के अंडरस्टैंड मुझे कर सकते हैं, और यही लड़की के साथ भी मैं रह सकता, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नीलिमा जी मिल गए तो आपने सोचा नहीं? मिल गए तो वो तो बात खत्म हो गया इस वक्त। जी 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 जी। तो मतलब वहां पे सर जो वीआई हमारी जो महिला साथी हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी सोशल स्टेटस, वो सब कैसा है उड़ीसा में सर? क्योंकि आपके माध्यम से दरअसल हम उड़ीसा की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको भी समझना चाहते हैं दरअसल। देखिए, मेरी से गर्ल उड़ीसा में जयपुर में रहती है, वो अभी जॉब भी करती है, मेरा स्टूडेंट है। ओके। उनका एज अभी 30 इयर्स होगा जी। अभी तक उनको एक चॉइस भी नहीं मिलता मैरिज करने के लिए। अच्छा। जो भी मिलता वो घर वाले उसको प्रोटेक्शन करते हैं। बताइए, यही सब हम समझना चाह रहे हैं दरअसल सर आपके माध्यम से। लड़कियों को मतलब जॉब लगने के बाद घर वाले मतलब उनकी आजादी से या उनकी इच्छा के अनुसार जीने नहीं देते ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? Exactly, and I'm also taking initiation for that girl. Yes. I have also arranged a boy for that girl. And वो भी पार्शियली वीआई है, वो अभी गुजरात के रहना वाला है। अगर हो तो हम मैरिज कराएंगे उसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर मतलब ओवरऑल सिचुएशन क्या है हमारे दृष्टिबाधित साथियों की उड़ीसा में? उड़ीसा में काफी वर्स्ट है। उड़ीसा में दृष्टिबाधित के लिए सिचुएशन काफी वर्स्ट। What do you think? What is the main reason for that? सोशल कंडीशन, बैकवर्डनेस, उनका सोशल बैकवर्डनेस और लिटरेसी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, वो सब सपोर्ट नहीं करते उड़ीसा में। उड़ीसा में जो लोग हैं वो सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सो इफ यू गेट ए जॉब देन दे थिंक that girl or boy will support the house. So what should he do by getting married? अच्छा, एक बात बताएं सर, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है उड़ीसा में? गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है सर? गवर्नमेंट का सपोर्ट तो वो बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं गवर्नमेंट के पद में ही बोलूंगा। बिल्कुल सपोर्ट तो मिलता है उड़ीसा गवर्नमेंट को। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है ओवरऑल। हम उस लिहाज से कि भाई जो बाकी पार्ट्स में इंडिया के जो सिचुएशन है वही लगभग सिचुएशन उड़ीसा में भी है जी। गवर्नमेंट सपोर्ट का जितना कर सकती है उतना करती है, और अदरवाइज जो अवेयरनेस है वो इतनी ज्यादा नहीं है ना? जी जी। एक सर मेरा बहुत कॉमन, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या समझते हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का,
एक विजुअली इम्पेयर्ड साथी के लिए वीआई साथी ही, अपने जैसा ही साथी सुटेबल है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेन स्ट्रीम में भी वो कंफर्टेबल रह सकता है फॉर मैरिज? आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि वन कैन बी कंफर्टेबल इन मेन स्ट्रीम ऑल्सो। ओके। एंड मेन स्ट्रीम को आने के वक्त और आने के बाद, हमको लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि ओके जी, मेरा जो साथियों है, मेरा फ्रेंड सर्कल, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मेन स्ट्रीम्स ओनली। ओके। एंड आई विजिटेड वेरियस प्लेसेस। जो भी प्लेस को मैं जाता हूँ, सबको इम्प्रेस करता हूँ मेरा क्वालिटी के साथ, मेरा एक्टिविटी के साथ जी। इवन मेन स्ट्रीम का जो गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड विथ मी। देयर आई वाज सेक्रेटरी बीजेपी कॉलेज। आपको कहीं पर, आपको किसी स्टेज पर सर डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता कहीं भी, कभी भी? डिस्क्रिमिनेशन तो फील होता है, हाँ, बट वही प्रूव तो करना पड़ेगा जी। बट प्रूव करना पड़ता है मुझे। ओके। ईच स्टेप में मैं प्रूव करता हूँ मेरा क्वालिटी कैलिबर को। मैं सबसे आगे है, जैसा कि मेरा जो मेन स्ट्रीम का साथी हो, उन सब से मैं आगे हूँ। मेरा कॉलेज में 65 स्टाफ मेंबर्स है जी। वो स्टाफ मेंबर्स में मैं सबसे आगे हूँ, आई थिंक। देखिए, मैंने 18 बुक्स लिख लिया जो मेरा साथी लोग नहीं लिखा। मैं यूट्यूब पे 14,000 क्वेश्चन चलाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, रिकॉर्डिंग करा के। मेरा साथियों लोग वो नहीं करते हैं। मैं गीता की प्रवचन देता हूँ 18 अध्याय का, मेरा साथी लोग नहीं करते हैं। मैं रेडियो पे प्रोग्राम देता हूँ, मेरा साथी लोग नहीं करते हैं जी। तो इसीलिए मेरा जो मेन स्ट्रीम का साथी हो, मुझ काफी इम्प्रेस्ड है। सो मेरा मतलब ये कि अगर हम लोग प्रूव कर सकते हमको, खुद को, देन अदर्स विल अप्रिशिएट अस। सो अप्रिसिएशन नीड्स योर अप्रूवल ऑल्सो। सो अप्रिसिएशन एंड अप्रूवल गो टुगेदर। ओके। नीलिमा मैम, सर कह रहे हैं, आप तो ये सारी चीजें पिछले 30 इयर्स से सब कुछ देख रहे हैं। कहीं पे किसी स्टेज पे आपको लगा कि कुछ दिक्कत है सर से, मतलब सर की आंखों की वजह से, या ऐसा कुछ फील हुआ कभी आपको मैम? नहीं फील हुआ तो मैं नहीं से कभी फील नहीं हुआ? नहीं। किसी भी काम में, किसी भी बात में? वो तो सब कुछ करते हैं ना। जी। वो तो सब कुछ करते हैं। हाँ जी। नॉर्मल लोग जैसा है ना, वो सब कुछ करते हैं। अच्छा। इसीलिए मैं कुछ नहीं सोचा। अरे वाह। तो आज तो आपके फैमिली मेंबर और बाद में तो सब बड़े खुश हो गए होंगे कि क्या बात है, प्रोफेसर से विवाह हो गया। क्यों? काफी खुश हो गए। काफी खुश हो गए 30 इयर्स जी। फिर तो कभी विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा आपको? नहीं करते हैं मैम। मतलब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। उस मौके पर कभी आपको लगा कि सर का सपोर्ट आपको कम मिल रहा है, या सर जो शेड्यूल है उसमें कहीं कोई दिक्कत, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, साथ तो सब करते थे ना, मैं कुछ नहीं सोचते जी। बहुत वो जो भी करते हैं ना, हम दोनों मिलकर करते हैं। अच्छा। ऐसा कभी लगा आपको कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग आपसे ज्यादा है कि सर से ज्यादा है? नहीं कभी नहीं। फास्ट पापा, उनको फास्ट पापा है, फास्ट पापा अप्रूवल मिलते है, फास्ट पापा पूछेंगे दोनों बच्चे। इसलिए मेरा मैसेज है, अगर किसी का हृदय सच होता है, वो जो भी करेगा सब अच्छा ही होगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये एक तरह से आपका संदेश है सबके लिए कि जो सबके लिए, अगर किसी का हृदय स्वच्छ होता है जी, वो जो भी करेगा सब अच्छा ही होगा। इसलिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि वाइफ और हस्बैंड अगर प्योर हार्ट के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग रख के कुछ करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा जी। मतलब डिसेबिलिटी कोई इशू नहीं है आपका, ये कहने का मतलब है ना? नहीं है डिसेबिलिटी, नो इशू। डिसेबिलिटी कोई इशू नहीं है। कभी आपके आसपास के लोग पूछते नहीं है आपको कि कैसे आपने जीवन चलाया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्योंकि कहते हैं हमारे पड़ोस के लोगों को बड़ी ज्यादा चिंता होती है। एग्जाम्पल है ना,
जी। हाँ, नहीं, पड़ोसियों को ज्यादा चिंता होती है, एग्जाम्पल है ना। जितनी हमको चिंता नहीं होती उससे ज्यादा चिंता पड़ोसियों को होती है। होते उनको तो दूसरों के घर में देखते हैं। जानने का थोड़ा रहता है ना कि भाई तुम्हें दिक्कत आती होगी, तुम कैसे हैंडल करती हो, तुमने तो बहुत चैलेंज लिया है। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ? हाँ, वो हुआ था, मगर मैं अटेंशन नहीं देती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस। अटेंशन देने दे, क्योंकि हमको तो टाइम नहीं है ना। जी जी। वो लोग के साथ हम ऐसा बात करने का हमको तो टाइम नहीं है ना। जी, तो कामाक्षी प्रसाद सर, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, काफी बातों को जाना समझा और जी जी। हम तो मतलब ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का भी बैरियर है हमारे लिए, फिर भी आपने इस शो में हमें समय दिया, अपनी वहाँ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि मन का झंकार अगर है तो मैं एक शायरी बोलूंगा जिसकी जी जी जी, बिल्कुल, इरशाद इरशाद इरशाद। झंकार मन का दवाई होता, मंत्र मन को झंकृत करता, गायक मन में झंकार लाता, मंत्र और गीत स्वरूप उनका। मतलब ये कि अगर मन में झंकार उठता है सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। कभी किसी को मत दो गाली, प्यार से ले लो फूलों की लाली, फल के संभाग जरूर मिलेगा अगर है तू सच्चा माली। उमर जीवन तत्व बुक का एक संजा है। तो प्यार के साथ अगर आप सबको लेते हैं, सबका सफलता जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद। तो श्रोताओं, जी जी, आपने आज सुना प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद सर को और उनकी श्रीमती जी नीलिमा मैम को। ये हमारा आज एक बहुत अलग तरह का कार्यक्रम था। आपको बाकी के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से थोड़ा अलग लगा होगा, लेकिन यही हमारा प्रयास है साथियों कि हम हमारे देश में विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनको जानें, उनको समझें, खासकर दिव्यांग साथियों को लेकर के जो भी दिक्कतें आती हैं और जिस भी क्षेत्र में आती हैं उन्हें समझने का प्रयास करें, और वही प्रयास हमने आज किया। तो ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा आप सबके सहयोग से। और मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा कोई भी व्यक्ति बन सकता है। यदि आपको लगता है कि आपकी कहानी कुछ विशेष है, आप दिव्यांग हैं या आप दोनों में से कोई एक भी दिव्यांग है, चाहे वो किसी भी दिव्यांगता से हो, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और शायद आपके अनुभव से आने वाले समाज को, हमारे युवा साथियों को कुछ सीखने को मिले। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। समाज में जागरूकता आए, यही हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है। तो इसी प्रकार श्रोताओं, सुनते रहिए प्रोग्राम हमराही और रेडियो मधुबन 90.4 FM को। आप अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं 94 14 15 14 15 पे। इसके अलावा आपके कोई भी प्रश्न हो जो आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न इस कार्यक्रम में पूछे जाएं, तो आप info@radiomadhuban.in पर मेल भी कर सकते हैं या फिर ऊपर जो नंबर दिया है उस पर भी बता सकते हैं। आप रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर ले गूगल प्ले स्टोर से, जो कि रेडियो मधुबन के ही नाम से है। तो हमराही का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।